एक्सपोज हुआ है, कुछ मामला सामने आया है जस्टिस यशवंत वर्मा वाला। इसको लेकर के इनके सुरेश मौर्य जी के क्वेश्चंस हैं, ये सत्येंद्र सिंह जी के हैं, इन सब के। तो इस पर यदि आपका कोई ओपिनियन है तो। हाँ, धनी राम गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर। हाँ। सहकारिता के क्षेत्र में सर हमने काम किया है, काफी कुछ आरटीआई से जानकारी निकाली है किसानों के हित में। दो समिति प्रबंधकों पर भी एफआईआर हुई है उस आरटीआई के माध्यम से जो हमने जानकारी निकाली। लेकिन अब वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं सर, अब यही चल रहा है। अब और वो अगले 10 10 साल 20 साल तक स्टे चलता रहेगा, आपको तो पता है हाई कोर्ट का। सर 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी और सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है, जो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रदेश में लगभग 4,500 सोसाइटियां हैं, जिनमें 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं। हाई कोर्ट में हमने नित्यानंद जी के माध्यम से इसमें भी एक जनहित याचिका लगाई थी है। उसमें कोर्ट क्या हुआ? फिर भी सर उस याचिका लगाई, जनहित पर याचिका उसमें तो सरकार ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा सर। अभी सरकार ने ये अभी 18 तारीख में एक और सहकारी संशोधन विधेयक बिल पेश किया है, जिसमें वो लंबे समय तक प्रशासक नियुक्त करते रहेंगे और चुनाव नहीं करवाएंगे। ये पूरा चल रहा है सर, पूरी तरह से रौंद दिया गया है सहकारिता को तो। और बड़ी खराब स्थिति है, अब उसी पे हम सर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। हम्म। जी। अभी तो शिवानंद जी, ये एक हाल ही में जो हाई कोर्ट में अभी का जो निर्णय दिया है, खैर सभी जजेस का तो अपना अपना काम है, लेकिन साहब जो विवेक अग्रवाल जी ने जो अभी हाल ही में आपने उसको शेयर करा था वो डिसीजन को, अच्छा 40,000 रुपये का जुर्माना, शायद से 40 से ऊपर का जुर्माना है, और कॉस्ट भी लगाई है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो टिप्पणी करी उसका बहुत काफी कुछ असर यहाँ देखने को मिलेगा साहब। उसमें डायरेक्ट उनका कहना है कि आप सरकार के मुलाजिम होकर काम कर रहे हो। तो ये साहब हम्म। कुछ चुनिंदा जो मजिस्ट्रेट होते हैं साहब, तो वो चुनिंदा मजिस्ट्रेट, अब जैसे कि विवेक अग्रवाल जी साहब है, इनके निर्णय ही बड़े साफ होते हैं। और इनकी इनकी जो स्ट्रिक्टता है साहब, मैंने खुद ने भी नगर पालिका हमारे राजगढ़ की और एमपीबी के साथ हमने रिट पिटीशन मैंने दायर करी, तब वो इंदौर में थे। तो मतलब एक फर्स्ट लुक में उन्होंने डिसीजन दे दिया था। तो ऐसे क्या है साहब कि बहुत विरले जो हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट रहते हैं जो इतने गंभीरता से किसी बात को समझते हैं, वरना तो फिर अभी हमने पिछले सूचना आयुक्तों के खिलाफ अपन ने मामले देखे ही हैं कि 7,000 8,000 या इससे ज्यादा 5,000 की ये कास्ट लगाते हैं। ये कास्ट भी क्या कास्ट है तो, मतलब कोई अगर इंटरेस्टेड मजिस्ट्रेट एक दो जो हैं उसके कारण, ये तो अच्छा हुआ कि अब ये डिसीजन को लेकर के अभी अपन कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो वरना तो पिछले जो डिसीजन दिए 5-7 हजार को लेकर के, तो उसमें मेरे को नहीं लगता है कि इनके ऊपर कुछ दबाव बने। सत्येंद्र सिंह जी, सर आपने जो बात कही ना, अभी विवेक अग्रवाल साहब जैसे जस्टिस सब जगह आ गए ना, तो किसी को कोर्ट में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। तो सही है साहब, वो उनके डिसीजन में देखता रहता हूँ और वो उनका सब सुनता रहता हूँ मैं साहब, क्योंकि वो रहे भी हमारे इंदौर कोर्ट में। लेकिन मैंने एक बार में एक फर्स्ट लुक में उन्होंने मेरे को वो दे दी थी कि बस डॉक्यूमेंट पे एक पहली पेशी भी नहीं करी उन्होंने, डॉक्यूमेंट के आधार पे ही फैसला सुना दिया। मतलब ये खुद वहां के हाई कोर्ट के वकील भी उसमें आश्चर्यचकित हो गए कि यार अब तुम पहले इंसान देखे हो जिसमें सुनवाई का मौका नहीं दिया सामने वाले को और डिसीजन दे दिया। आप गए थे वहां पर? जी बिल्कुल साहब, मैं हाई कोर्ट, कौन मेरे वाला पास डिसीजन है। मैं कौन ये वाला मामला कौन वाला मामला था आपको? ये हमारे नगर पालिका वर्सेस एमपीबी का मामला था। इन्होंने हम्म। हाई टेंशन लाइन के नीचे कॉम्प्लेक्स बना दिए थे, उसमें एनओसी नहीं ली थी इन्होंने, नगर पालिका ने। तो तब मैं गया था साहब हाई कोर्ट, हम्म। और वहां से मैंने ये डिसीजन करवाया था। सिविल कोर्ट में आप तो जब मैंने केस लगाए, तो बात तो वही यही साहब, क्योंकि यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने पैसे के दम पे सब सेटिंग एटिंग का मामला कर दिया था, और मेरे को लग गया था कि अब यहाँ पे कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए फिर मैं हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट से मैं ये आदेश करवा के लाया था, पूरे जो कॉम्प्लेक्स निर्माण बना था उस पर स्टे लेके आया था। हम्म। नहीं, विवेक अग्रवाल जी इसीलिए तो।
मतलब चौहान साहब, सुनवाई के पहले वो काफी केस स्टडी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आपका बस होकर के वो इसीलिए पहले तो से हम लोग इसीलिए तो हम लोग विश्व गुरु है ना। पर साहब वो पर साहब मैं यूं जीत में था कि मैंने आरटीआई में डॉक्यूमेंट पहले ही निकलवा ही रखे थे। आरटीआई में डॉक्यूमेंट निकलवा रखे थे, इंजीनियर से मैंने ये प्रूफ करवा दिया था। मैंने आरटीआई में लगाया था, एमपीबी के इंजीनियर को आरटीआई लगा के पूछा था कि साहब इसमें आपकी इसकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दो, तो उन्होंने रिपोर्ट जो दी थी उसमें जो रिपोर्ट बनाई थी कि ये जो निर्माण कार्य किया गया है ये डेंजर जोन में। उन्होंने मेरे को ये आरटीआई में जवाब दे दिया, तो सिर्फ एकमात्र इसी सर्टिफिकेट पे हाई कोर्ट ने इसको डेंजर क्षेत्र घोषित कर दिया। प्रवीण ये प्रवीण जी। खतरनाक क्षेत्र है। प्रवीण जी हमारे इसको कार्यक्रम में जुड़े हैं। प्रवीण जी, स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों का। जी नमस्कार। आरटीआई का विषय आज है, और ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि लोक सेवकों को काफी परेशानी हो रही है, एक कमेंट किया था उन्होंने। हालांकि वो कमेंट उसी केस भर के लिए है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर इस तरह के कोर्ट के कमेंट से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर, आवेदकों पर जो आरटीआई लगा रहे हैं? क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिसमें लोगों में आत्मविश्वास भी लगता है। और कई बार ऐसा होता है जब जब ऐसा लगता है कि जैसे कोर्ट भी अब नहीं चाहती है कि आरटीआई लगाए। मेरे को पूछ रहा है। जी प्रवीण। हाँ, ये एक पर्टिकुलर कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी बात जो अभी जो सुनने में आया और जो आपने पहले बताया था, वो बात ये थी कि यदि आरटीआई एप्लीकेशन आपने लगाई है और सरकार को लगता है कि ये कोई दूसरा इंटेंशन है या ब्लैकमेलिंग करना है, कुछ भी है, इस प्रकार सरकार आपके ऊपर में दूसरे मामले भी ला सकती है। तो मैंने उसमें डीप स्टडी अभी किया नहीं है, क्योंकि कल ही आपसे मेरी बात हुई थी इस बारे में। तो सवाल दो तीन तो इसमें खड़े होते हैं। नंबर पहली बात यह आती है कि सूचना का अधिकार का जो कानून बना है, ये क्या उसके मूल रूप में या जो स्वरूप में लाया गया था, क्या वो उसकी मंशा के साथ ये चीज मेल खाती है या उसके विपरीत है? जो कोर्ट के ऑर्डर की आपने बात की, वो तो उसकी ओरिजिनल मंशा जो थी जिसके कारण एक कानून लाया गया था, उससे तो मेल नहीं खा रहा है। वहां तो आपको सीधे सीधे जानकारी देना है और उसका क्या उपयोग कैसे हो और क्या करना चाहिए जनहित में, वो तो स्वयंसेवी संस्था खुद विचार करेगी। यदि कुछ लोग के केसेस आ रहे हैं, जैसे ब्लैकमेलर टाइप के लोग हैं और कुछ उनको धंधा बनाया, पैसा बनाया, उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। मगर एक डंडे से आप सबको हाँकने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 100 में से 2 4 5 यदि होगा, 5% 10% यदि गलत निकला, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप 90% को पनिशमेंट करें। तो ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, यदि उसको शेयर करें तो हम कमेंट कर सकते हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। और यदि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मदद चाहिए तो उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। वी हैव टीम चंडीगढ़ में, हमारी लोग हैं वहां पर। यस शिवानंद। कि अब तो वो जो अप्लीकेंट है उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो संपर्क में नहीं है। पर वो एक जनरल स्टेटमेंट था जिसको लेकर के कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है, हाइप हो जाती है, न्यूज मीडिया में आ जाती है, तो उससे लोगों में एक निगेटिव इन्वायरमेंट तो डेवलप वो हो जाता है। स्टेटमेंट को शेयर कीजिए, मैं वो आदमी को भी लोकेट कर लूंगा चंडीगढ़ में, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। क्योंकि ये जब और मामला आपके हम लोग संज्ञान में और भी ऐसे आपके संज्ञान में भी तो बहुत सारे मामले होंगे जिस पर इस तरह से कोर्ट का रवैया आरटीआई को लेकर के रहा है। तो क्या लगता है आपको कि कोर्ट चाहती है कि आरटीआई कानून को सरकार वापस ले ले या बिल्कुल इनएक्टिव कर दे? देखिए, कोर्ट जो चाहती है, आज के दिन में क्या हुआ है, ये तो मैं छोटी सी बात करूंगा कि पहली बात तो क्या हमारे को लोगों को, भारत के लोगों को, क्या हम कोर्ट के ऊपर कितना विश्वास करें, ये सवाल खड़ा होता है आज के दिन में। सभी जज सही है या सभी जज चोर हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मगर संविधान जब हम खोल के देखते हैं तो वहां दिखता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी कोर्ट में क्यों नहीं है? आज एक जज को घर में फायर ब्रिगेड वाले ने करोड़ों रुपया पकड़ा है, उसमें राजनीति हो रही है। फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया, ईमानदारी से काम किया, जज बोलते हैं मेरे पैसे नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जब एक जज जो हाई उसमें सिक्योरिटी। साहब, पार्डन, पटेल साहब, उसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने भी स्टेटमेंट आज मैं एक पत्रिका बार में मेरा दिया सुन लो, कि मेरी बात सुन लो पहले, फिर अपन चर्चा आप करेंगे। आप बीच में थोड़ा सा होल्ड करिए, हाँ, पहले तो खत्म नहीं सवाल सवाल ये हो जाता है कि चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये सभी की बात करते हैं। और लोअर कोर्ट के भी जजेस के अंदर में भी उनकी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था होती है। उनके घर और ये सब चीजें हैं, समाज से उनको ज्यादा मिलना उठना नहीं, ये सब चीजें भी है। यदि आपने
ये काटजू, जस्टिस काटजू के यदि स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जजों को अपने एक दायरे के अंदर रहना चाहिए, उनको समाज के साथ ज्यादा घुलना मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तो एक जज के घर में पैसे मिले, फायर ब्रिगेड वाले ने उसको, जो आग ना लगी होती तो शायद बाहर भी नहीं आता। मगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बिफोर द जज मूव्ड इन, उस घर की पूरी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी के हिसाब से चेकिंग होती है कि वहां पे कोई किस्म का दिक्कत तो नहीं है। आज हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर उनका मकान है, करोड़ों रुपया उनके घर में वहां पड़ा हुआ है, और जज बोलते हैं आज के दिन कि मुझे मालूम नहीं था। तो वो आदमी को जज बनने लायक आदमी है क्या? सवाल तो वहां पैदा होता है कि गलत आदमी, रॉन्ग मैन इन ए राइट पोस्ट, ये सवाल खड़ा होता है। तो वाई है रॉन्ग मैन इज इन द राइट पोस्ट? क्योंकि उसकी जो जानकारी दी गई कई प्रोसेस से उसको पास होने के बाद में कॉलेजियम रिकमेंड करते हैं, जज बनते हैं। तो क्या ये कॉलेजियम के जो लोग थे वो भी सब मिले हुए थे? तो सवाल, ये आग लगने वाला मामले में अंदर कई सवाल खड़े होते हैं कि जहां लगता है कि जुडिशरी भी जो है आज एक किस्म का एक पेशा बन गया है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्टिस काटजू जैसे कितने होंगे। आज अयोध्या की बात करूंगा तो बात करेंगे कि लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अयोध्या का फैसला आया, जस्टिस गोगोई के 2 स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए कि पहले दिन उन्होंने, जब पहला स्टेटमेंट है कि रिगार्डिंग करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल नहीं है, ये उनके शब्द हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था की बात नहीं है, यहाँ पे हमको साक्ष्य देखना पड़ेगा, साक्ष्य क्या कहता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जमीन खुदाई करो और उसमें से क्या मिलता है वो देख के उसका रिपोर्ट दो। रिपोर्ट आया, ये सब बुद्धि स्ट्रक्चर है। बुद्धि स्ट्रक्चर आया तो फिर बुद्ध तो इसमें है नहीं, इसमें तो लड़ाई बीच में हिंदू और मुस्लिम की हो रही थी, और बुद्ध की जो पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी उस दिन भी पेंडिंग थी। जस्ट उसमें जब इन्होंने कहा कि इसको बाबरी का फैसला किया, उस टाइम में उन्होंने, जस्टिस गोगोई के शब्द पूरे 100% ओवरटर्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं करोड़ लोगों की आस्था को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो भाई पहले दिन आपने ऐसा क्यों बोला था कि ये आस्था का सवाल नहीं है, और आज साक्ष्य की बात आई, साक्ष्य सामने आ गया आपके पास, तो आपका स्टेटमेंट बदल गया और वो कह रहे हैं कि हम करोड़ों लोगों की आस्था को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब जिसकी पिटीशन थी बुद्धिस्ट की, जो पिटीशन है वो हमारे ही साथी है, फैजाबाद सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष भी है, ये मौर्य है, उसका नाम है विनीत मौर्य। उसको लाइफ थ्रेट मिला, क्या क्या चीजें हुई है मैं अभी उसको, क्योंकि विषय नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट के ऊपर में हम इसको एक उदाहरण के तौर पे देते हैं कि जब इतनी बड़ी घटना, एक चीफ जस्टिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक अपना कहा हुआ बयान को दूसरे हियरिंग में उसको पूरा उलट देता है, और फैसला सुनाते वक्त वो पिटीशन पेंडिंग है बुद्धिस्ट की, तब वो सवाल पूछता है विनीत मौर्य का जो वकील है वो, कि साहब ये तो फैसला आपने कर दिया, मेरा पिटीशन का क्या होगा? तो बोले वो पिटीशन तो जिंदा है, उस पर आगे मेरिट पे बात होगी। अब मेरिट पे क्या बात होगी, वहां तो मंदिर बन गया। अब जस्टिस चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूँ, उनके सामने जब वो रिटायर होने के 10 दिन पहले उन्होंने सब पुराने जब केसेस एक एक लेके चालू किया पलटाना सल्टाना, उसमें ये मैटर भी आया। विनीत मौर्य ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो गेट पास के लिए वहां पे लाइन में लगा हुआ है, गेट पास के लिए वेट कर रहा है, उसका गेट पास नहीं बन रहा है। मिस्टर रवि गौतम जो लंदन से आए थे, बुद्धिस्ट है, स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए आए थे, वो भी पूरा इंटरेस्ट ले रहे थे, पूरा बुद्धिस्ट समाज इसके पीछे खड़ा हुआ था। वो कोर्ट में पहुंच गए, वकील जो है पहले 5-7 केस के अंदर में इनका केस लिया गया। विनीत मौर्य जो पिटिशनर है वो गेट पे स्ट्रगल कर रहा है कि भाई गेट पास बने और मैं अंदर कोर्ट में पहुंचू, पिटीशन उसकी है। जस्टिस चंद्रू ने सीधा वकील को पूछा कि क्या नॉनसेंस है, मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया और आप पिटीशन लेके अभी भी खड़े हो? तो वकील ने पुरानी बातें बताई। जस्टिस चंद्रचूड़ बोलते मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप पिटीशन विड्रॉ कर रहे हैं, मैं हैवी पेनल्टी लगा के डिस्पोज करूं। तब जस्टिस वो आसपास देखने लगा, विनीत मौर्य दिख नहीं रहा है पिटिशनर, तो रवि गौतम ने जोर से चिल्ला के कहा कि हम पिटीशन विड्रॉ नहीं करेंगे। तब चंद्रचूड़ साहब ने उनको कहा, पूछा कहता ये क्या ये पिटिशनर है? वकील ने कहा नहीं साहब पिटिशनर नहीं, उनके साथी है। तो बोलते उनको बोलिए चुप रहे, नहीं तो मैं पेनल्टी लगा के बाहर उठा के फेंक दूंगा। क्या जज को शोभा देता है ये सब चीजें होना, जबकि पिटिशनर कोर्ट में हाजिर नहीं है, गेट पास के लिए कोर्ट के प्रीमाइसिस में ही है, गेट पास के लिए वहां स्ट्रगल कर रहा है, और जज ने फिर वकील ने प्रेशर में आके बोला ठीक है साहब मैं विड्रॉ करता हूँ। प्रवीण जी अपन बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं चीजों से। नहीं मैं इश्यू पे आ रहा हूँ। मैं जो इश्यू ये है कि हम इस चीज की जब बात हम कर रहे हैं, तो क्या आपने जो आरटीआई में हम एप्लीकेशन मांगेंगे और हम जब ये चीज की बात करेंगे तो ये सवाल क्या आएगा कि भाई हम ये चीज की जानकारी नहीं दे सकते, वाई यू कैन नॉट गिव?
अभी हम, मेरा कहने का मतलब यही था कि जब जो इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए जरूरी है उसको आप कैसे दबा सकते हो? तो दिस इज अ वन स्मॉल एग्जांपल कि जहां सरकार अपनी जो है कमजोरियां छिपाने की कोशिश करेगी, जिसके लिए ये कानून लाया गया। आपको हमको करना क्या चाहिए? ये कानून को कैंसिल करने के ऊपर बात होना चाहिए कि हमने जानकारी मांगी है, आपको लगता है कि मैं इसको ब्लैकमेल करने के लिए ले जा रहा हूँ या दूसरे कर रहा हूँ, तो जब मैं करूँ तब आप एक्शन में आना। आज के एक्शन में आने की क्या मतलब? आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ? हु आर यू टू डिसाइड कि मैं इस जानकारी मांग रहा हूँ, पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, और आई एम रिसीविंग एज पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत मैं मांग रहा हूँ। यदि मैं ब्लैकमेल करने की बात करूं, उस दिन आप मेरे से बात करना, उस दिन मेरे पर आप उठा के जेल में डाल देना, जो करना है करना, बट व्हाई टुडे? सवाल ये आता है कि इसमें अंदर हम सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए। ये उदाहरण मैं इसलिए दिया हूं, यहाँ पर डाइवर्ट की बात आप कह रहे हैं, मैं पार्टली आई एग्री कि ये डाइवर्सन है, मगर दिस डाइवर्सन इज एन एग्जांपल कि हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग, हाउ द जुडिशरी इज वर्किंग। तो हमको सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर पटेल बात होनी साहब, चाहिए कि यस सर, पटेल साहब, यस सर, ब्लैकमेल का डर उसी को रहता है जो भ्रष्टाचारी है। ईमानदार को ब्लैकमेल का डर नहीं रहता है, काहे के लिए वो जान। मैं डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम ब्लैकमेलर है। मैं कह रहा हूं चलिए मैं ब्लैकमेलर हूं, और जिस दिन ब्लैकमेल करूंगा उस दिन मैं ब्लैकमेलर होऊंगा ना। आज के दिन में कैसे ब्लैकमेलर बन गया? नहीं, हमने आपसे जानकारी मांगा। ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर में आप जब देखिएगा आपको पता चलेगा, मैं पढ़ा पैराग्राफ नहीं हूं, मैं पढ़ा नहीं नहीं हूं नहीं, वो कानून हमको इसमें। पता है। अब जब पढ़िएगा, शाम को हम्म, पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, परसों पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा, इसमें या 3 पैराग्राफ आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा जो ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मैंने कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर दिया है। पैराग्राफ नंबर 6 यहाँ बोला है हैरेसमेंट, मैंने आरटीआई एप्लीकेशन जो भी लगाता है उसको देखना नहीं है, वो मानना होगा जो हैरेसमेंट के लिए लगा रहा है। दूसरा, पैराग्राफ नंबर 8 बोल रहा है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रूल 8 के अंदर में मना है। रूल 8 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो लिखना चाहिए था सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, ये लिखना चाहिए था। एक्चुअली एक्ट का जगह रूल लिखा है, ये गलत हुआ है। और सेक्शन एक्ट 81D बोल रहा है, 81D लागू या तब होता है जब टेंडर हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी हो अंडर प्रोसेस। ये यस 10 साल पुराना केस है, 10 साल पुराना कहानी है कोऑपरेटिव का। 10 साल पुराना कहानी है, टेंडर खत्म हो गया। वो गुड़ वाला केस, गन्ना वाला केस था, टेंडर हुआ था, बिल हुआ था, ये सब केस था, वो खत्म यस हो गया। उसका श्राद्ध शांति सब हो गया, परमात्मा का शांति भी मिल गया है। उसका बाद वो कॉपी मांगा, इंफॉर्मेशन मांगा, तो कोर्ट को लग रहा है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो आपको सेक्शन 11 इन्वोक करना चाहिए था। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो आपको सेक्शन 11 इन्वोक करना चाहिए था, नहीं किया है। यस उसका बाद पैराग्राफ 9 में आके बोल रहा है आदित्य बंदोपाध्याय वाला केस और गिरीश देशपांडे वाला केस, ये तो रेडी पॉकेट पिस्तौल हो गया है सबका। कोर्ट का भी हो गया है, पीआईओ का हो गया, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी का हो गया, आगे पीछे नहीं देखता है, दोनों केस का हवाला देते हुए इसको खत्म कर देता है। तो एक्चुअली ना गिरीश देशपांडे वाला केस में ना आदित्य बंदोपाध्याय वाला केस में ऐसा कुछ बोला है जो आरटीआई लगाने से हैरेसमेंट माना जाएगा। यस अच्छा, उसका बाद आपका आया है 12 नंबर में गिरीश देशपांडे वाला केस, जो मैंने अभी अभी आपको बोला है, पैरा 13 या में लिखा है, 13 में लिखा है। तो आप क्या है इसमें एक चीज जिस्ट जो समझ में आता है हमारी, इसमें हाई कोर्ट क्या किया है, एक कवर फायर दिया है। भ्रष्टाचार को एक कवर फायर मिला है, जो आप लोग भ्रष्टाचार करो, कोई चिंता नहीं है, हम ऑर्डर दे दिया है। आरटीआई वाला परेशान करता है आपको, आरटीआई एप्लीकेशन जो भी लगाएगा मान लिया जाएगा हैरेसमेंट के लिए लगाया, ठीक है। और क्या है लास्ट में, इस ऑर्डर में लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट पेज नंबर 6 में नीचे है नॉट रिपोर्टेबल, दैट मींस दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस केस एंड इट विल नॉट बी साइटेड इन एनी अदर केस इन फ्यूचर। यस तो इसलिए इसको लेकर ज्यादा चिंता करने का दरकार नहीं है। दरकार हम लोग का जो चीज है, देखिए सर, मैं 2 चीज का पॉइंट का ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। अगर देश से कचरा हटाना है, देश को साफ सुथरा करना है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना है, तो 2 चीज हम लोग को करना होगा मुख्य तौर से। एक एनजेएससी लागू करना है, दूसरा बात है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बी इट रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी मस्ट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। थर्ड पॉइंट, कमिश्नर कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आएगा, ही मस्ट बी ए लीगल बैकग्राउंड, और दैट इज एलएलबी डिग्री, मस्ट हैव ए एलएलबी डिग्री एंड नॉन गवर्नमेंट, नॉन ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड एंड नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड।
and must be a qualified and well-known person in the society. हम्म, चलिए आशीष नारायण जी, अच्छा आपका एक सुझाव मिनट, हाँ अच्छा एक है। मिनट शिवानंद भाई, हम्म, एक मिनट के लिए मैं विश्वास जी के साथ में काफी सहमत हूँ। हम एक एक्शन प्लान इसके ऊपर होना चाहिए कि नाउ व्हाट वी शुड डू। यदि चंडीगढ़ का हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है और उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट यदि विश्वास जी बना के देते हैं और एक नेक्स्ट वीक में एक सेमिनार रखा जाए जिसमें हम एक दो जजेस को भी बुला लें, हाईकोर्ट के जजेस को भी बुला लें, एक दो वकील को भी बुला लेते हैं और वहां पे एक इसका वर्किंग पेपर बना के पहले वर्किंग पेपर इनको भेज देते हैं सबको कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन करना है और व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट का डिसीजन है, यदि हम उसको विपरीत नहीं मानते हैं, जैसे अभी विश्वास साहब कह रहे थे कि इससे आगे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी इसकी, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी, देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग टुडे। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आज हम To जब इसकी educate ourselves. नहीं, we are discussing this in order to नहीं, बट educate एजुकेट ourselves. अवरसेल्फ, वी आर एजुकेटेड नाउ। आपने बताया, हम समझ गए, बट व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके ऊपर ये सवाल ऑर्डर को खड़ा है। लेकर ऑर्डर ज्यादा कोई देखिए सर, मैं जितना समझा मैं उतना बता रहा हूँ आपको। इसमें पेज 6 में साफ साफ लिखा है दिस ऑर्डर सिर्फ इज सिर्फ नॉट इसी ऑर्डर रिपोर्टेबल। के सिर्फ इसी ऑर्डर के बारे में बात नहीं हो रही है। अक्सर जो कोर्ट्स के द्वारा विरोधाभासी ऑर्डर आते हैं आरटीआई को लेकर के, प्रवीण जी, उन विरोधाभासी कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स को लेकर के चर्चा हो रही है। तो मैं वीरेंद्र जी उसको ने आई एम टॉकिंग इन लार्जर आगे पर्सपेक्टिव करना है में सर, पटेल सर या हम लोग को आगे सर जो करना है, मेरा ओपिनियन अगर आप मांगिएगा तो मैं बोलूंगा हम लोग को गिरीश देशपांडे वाला केस और आदित्य बंदोपाध्याय वाला केस लेके अगर दरकार हो तो 4 घंटा मीटिंग करना चाहिए, 5 घंटा करना चाहिए। शिवानंद जी को पैसा हम लोग देंगे, अगर जूम को ज्यादा पैसा देना पड़ता देंगे, नहीं वकील साहब को देंगे। वो टाइम का देखिए, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो कहना है गिरीश देशपांडे वाला केस में, देखिए सर मैं जो कहना चाहता हूँ संक्षेप में, तो बड़ा केस है, बड़ा बहुत कुछ बोल रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है, मैं संक्षेप में 2 आप लाइन खाली में। ऑपरेटिंग पार्ट बोलिए ना। हाँ, और बट मैं गिरीश देशपांडे वाला केस में एसएलपी को डिसमिस किया है अंडर आर्टिकल 136, judgment passed under 136 article 136 of our constitution does not come under the purview of article 141 of our constitution। ये मेरा कहना है। बाकी जब अलग अलग डिस्कस बोलेंगे, क्या मैं जो मोटा तौर पे कहना चाहता हूँ, गिरीश देशपांडे वाला केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एसएलपी को डिनाई कर दिया, मतलब बोला है कि नहीं तुम्हारा हम सुनेंगे ही नहीं, इसका मेरिट तो दूर की बात है, हम तुम्हारा बात ही नहीं सुनेंगे। तो आप मेरा जो कहना है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में जाके प्रेयर करना चाहिए हम लोग को। ये देखिए सर, एसएलपी को डिसमिस किया हुआ है, मेरा बात तो कम से कम सुनिए, क्या इसमें सब्सटेंशियल लीगल मेरिट्स इन्वॉल्व है। ये जो ऑर्डर पास हुआ है कोई सुनना ही नहीं चाहता है हम लोग को, कम से कम सुनिए तो उसका बाद मेरिट में डिस्कस करके ऑर्डर दीजिए। दैट मे बी मार्चर और नॉट, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट द लीगल पॉइंट विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन और ट्रायल बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। लेकिन हमको वहां पहुंचने ही देगा, मतलब क्लास में घुसने ही देगा, बोले तुम निकल जाओ। क्यों भाई, मेरा दोस्त क्या है। एसएलपी को डिसमिस करने के लिए कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। हम मानते हैं उसका पावर है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का पावर है एसएलपी को डिसमिस करने के लिए, लेकिन उसका पीछे तो मिनिमम लॉजिक होना चाहिए। मेरा कॉमन सेंस ये बताता है। मैं कोई वकील भी नहीं हूँ, मैं कोई उतना ज्यादा पंडित भी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ के जितना मेरा समझ में आया है मैं उतना आपको बताया, मोटा मोटा हिसाब से मैंने ऐसे ले मैं। या तो शिवानंद भाई, हमारा कहना है और जो विश्वास जी भी कह रहे हैं और बाकी सब साथियों का भी विचार लेकर एक एक्शन प्लान बनाइए कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन। और उसमें शैलेश गांधी साहब आए, शैलेश गांधी जी रहे, आपके दोनों आरटीआई के कमिश्नर साहब भी रहे, और इस चीज की एक लेवल चर्चा करके एक वर्किंग पेपर बनाए और उसके बाद हम लोग जज और वकीलों को बुलाए। तो ये दो, एक बार अगले हफ्ते में आरटीआई के ऊपर हमारा पेपर तैयार करने के ऊपर हम जोर दें, नेक्स्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में यदि जाते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस जो है लिमिटेड है स्कोप उसका, मगर उसके पहले भी जो जब ये नया चेंजेस लाए गए और उसमें इंटरवेंशन किया गया, कोर्ट ने भी नहीं माना, ये बात भी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जरूरत पड़े तो जैसे 2 घंटा है, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटा 3 घंटा हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जूम इज नॉट ए प्रॉब्लम, आई थिंक। जूम को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और इस पर अपन प्लान उसमें मैं एक और चीज एक ऐड कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो वी विल इंक्लूड सम पीपल फ्रॉम द लॉ कॉलेजेस आल्सो, उनको भी हम लोग शामिल करेंगे। लॉ कॉलेज के अंदर में भी, जैसे कारिया साहब है, प्रिंसिपल है लॉ कॉलेज के,
अभी ये शरीफ साहब हैं, पटना लॉ कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, तो इन लोगों को भी शामिल करेंगे। सूरत में अभी हमारी एक लॉ कॉलेज है उधर, उनकी सपना पाठक हैं, उनको भी ले आ सकते हैं अपन। और अभी हम रांची गए थे, YBN यूनिवर्सिटी हैज आल्सो जॉइन हैंड्स विद अस, तो वी कैन इन्वॉल्व यूनिवर्सिटी आल्सो। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगले दो अगले 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 संडे को लेकर के अपन ये करप्शन इन जुडिशरी, इस पर अपन चर्चा करें थोड़ा सा प्रवीण अगले जी। संडे को तारीख कौन सी है? 30 तारीख 30 मार्च। हाँ, 30 30 मार्च। मार्च को। हम्म, तो ठीक है। इसको करप्शन इन जुडिशरी और ये जो पैसा वैसा मिला हुआ है इस तरह से बोरा में भर भर के तो उसको ही रख लो। हाँ, यहाँ यहाँ पे इसमें RTI इसमें इसमें पटेल साहब, इसमें मेरा एक तो डाउट है। हम बता रहा हूँ आपको, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ये अभी अंडर प्रोसेस में, मतलब इन्वेस्टिगेशन में है, तो अभी 30 तारीख को इसको टॉपिक रखना उचित होगा ना, थोड़ा बाद में नहीं नहीं, रखेंगे? हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना, किसी का हम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन थोड़ी, हमारा तो चर्चा है, हम तो हम करेंगे। तो चर्चा कर रहे हैं, वी आर नहीं, वही पीपल, हम बोल हम रहे कोई हैं, चर्चा हम आरोप, लोग कर हम सकते हैं। हम तो उतना ही बोल रहे हैं कि ये पैसे वहां से मिले, वो किसके हैं उसकी जांच हो। मंत्री, जब जज बोल रहा है कि मेरे घर में से ये मिला, मेरा नहीं है, तो किसका है कम से कम वो तो बता दीजिए, सरकार का काम है। और जज उसका का घर साथ जब, उसका साथ एपेक्स कोर्ट का कॉलेजियम का एक ऑर्डर हुआ, वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और एपेक्स कोर्ट ने उसको छुट्टी में जाने के नहीं बोला है, खाली ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रस्ट बिन बन गया है। नहीं वो तो बहुत कॉमन चीज हो गई है, मगर मेरा जो सिंपल बात जो मैंने पहले कहा था, अभी शॉर्ट में उसको रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी वीआईपी के घर हो, चाहे जज हो या कोई भी वीवीआईपी हो या जो हो, उसका घर अलॉट होता है तो घर के अंदर पहले पूरी चेकिंग होती है। उसकी विजिलेंस डिपार्टमेंट से लेके हर डिपार्टमेंट वाले वहां जाके सिक्योरिटी के हिसाब से चेक करते हैं। ये जब चेकिंग किया तो क्या रुपया नहीं मिला था? तो उस टाइम तो नहीं मिला, ये तो कंफर्म है, चेकिंग हुई है। और जब जज साहब उस घर में गए तब रुपया आया, तो किसी ने बाहर से ला के रख दिया और जज को पता नहीं चला, तो वो आदमी जज बनने लायक है क्या? कि जिसके घर में आके कोई सामान रख दे वो पता न चले, वो कोर्ट क्या चलाएगा? तो सवाल तो और एक बहुत बात सारे होना हैं। चाहिए, अरे ईडी सीबीआई पटेल क्यों नहीं साहब, आएगा? पटेल क्या? साहब, आज ईडी वो सीबीआई पत्रिका सबका वाले घर ने, में जा रहा क्या है, पटेल साहब, यहाँ क्यों नहीं आएगा? एक मिनट, पटेल दूसरे साहब, से साथी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। पटेल साहब, वो यस। पत्रिका वाले ने आज छाप दिया है फ्रंट पेज पे कि जो फायर ब्रिगेड अधिकारी जिसने देखा था कि पैसा है, उसने कह दिया कि पैसा नहीं था। नहीं, उसका कहने से क्या होगा, वो तो माल गायब नहीं हो सकता है। वो तो क्योंकि सोशल मीडिया कहने पे है वाला तो। वही था साहब। ये तो ऐसा हुआ जिसको मैं उसने थोड़ा स्टेटमेंट अदर, पलट दिया था। नहीं नहीं, इसको अदरवाइज मत लिया जाए। रेप की बात होती है तो रेप हुआ कि नहीं हुआ, वो लड़की खुद फायर करती है और दूसरे दिन बोलते है मेरा रेप नहीं हुआ, तो बोलने से थोड़ी होगा। हाँ, वही बात है। अब वो दबाव, अब नहीं, चूंकि पटेल साहब उसके ऊपर दबाव आ गया तो वो घबरा गया। दबाव की बात नहीं आती है, बात आती है सिस्टम की। जब जज उस घर में गया, उसका स्टेटमेंट है कि मेरा पैसा नहीं है और मेरे घर में मैं नहीं लाया हूं, तो लेके आया कौन, ये तो जब आप बता दो। आपके घर में कोई चिड़िया नहीं घुस सकती, इतनी सिक्योरिटी है। और आप घर में घुसे उसके पहले पूरा चेकिंग हुआ है, और आपको आपके घर में घुसे, आपके घर में क्या है आपको नहीं मालूम, तो आप जज की कुर्सी पर बैठते क्यों हो? कादर खान सवाल का तो बहुत डायलॉग सिंपल है। याद आ रहा है पटेल साहब, शायद आपको भी याद हाँ। होगा कादर खान का डायलॉग, भगवान तेरा भला करे मगर करेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं तो भगवान भगवान को मानता नहीं, तो मैं ये सब चीज में नहीं, जाता वो ही अलग नहीं। बात है, डायलॉग का बात हम बता रहे हैं, कादर खान का नहीं, डायलॉग था डायलॉग ठीक बचपन है, में। वो तो ठीक है, वो तो मैं वही वही आज बात हो तक गया मंदिर भी यहाँ। नहीं जाता हूँ। चलिए चलिए, छोटे थे तब भास्कर पाला प्रभु कर। जी, भास्कर प्रभु जी भी हैं हमारे बीच में जुड़ गए हैं। भास्कर यस प्रभु सर। जी माहिती अधिकार मंच मुंबई के